अच्छा जी, कैप 1 का FAR 1 का लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं। दूसरा माइक किसी ने छुपाया तो नहीं हुआ यहाँ पे? अच्छा, चलें चलें, आप अगर खामोश रहेंगे ना तो इंशाल्लाह आवाज़ आएगी आप लोगों को, ठीक है। वो वाला AC भी चला दें कोई बच्चा, उधर बटन होगा। अच्छा ठीक है, पीछे बटन होगा एक नीचे, ध्यान से। अच्छा जी, ये कल लेक्चर 5 में हमने जो डिस्कशन की थी और जो क्वेश्चन किया था, कोई मसला उसमें? कोई मसला तो नहीं है जी? कल वाले लेक्चर तक कोई मसला है तो बताएं। क्या क्वेश्चन दोबारा कराऊं? ना करो यार। अच्छा जी, जी मैंने आपसे अर्ज किया था कि अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन ना हो तो ऐसी ट्रांजैक्शन को कहा जाता है अकाउंटिंग में कि दिस ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो मैंने शायद बता के भेजा था कि जब आप जर्नल एंट्री तीसरे सिनेरियो की करेंगे तो आपको उसमें ना गेन आएगा ना लॉस आएगा, ठीक है। देखिए ना, आप की बुक में जितने पर एसेट नज़र आ रहा है, ठीक है, उसी के अंदर आपने कैश प्लस माइनस करके नए की कॉस्ट बना दी, वो डेबिट हो गया, और दूसरी तरफ वही कैश क्रेडिट हो रहा है, तो गेन लॉस तो नहीं ना आना, ठीक है ना। तो समझे जितने की आपके पास, जितने का पुराना एसेट पड़ा था उतने में ही नया मिल गया, ठीक है। तो यूँ समझ लें जैसे चीज़ से चीज़ बदल ली, ना कोई नफ़ा हुआ ना नुकसान, बार्टर ट्रेड जिस तरह से होती थी, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस तीसरे सिनेरियो में मैंने आपको ये बताया था, वो भी ओपन कर लेते हैं जी, कोई मसला नहीं। मुझे कौन सी जल्दी है सिलेबस ख़त्म करने की? ये सवाल था जी, ये इसका सोल्यूशन भी मौजूद है ना, जर्नल एंट्रीज मैंने की हुई थी, सोल्यूशन हैंडआउट के अंदर मौजूद है, अगर हैंडआउट लिया हो तो, ठीक है। अच्छा 4 का, अच्छा ये उससे पिछला लेक्चर है, ओके नो इश्यू, ठीक है। अच्छा जी, ओके, आप लोगों का ग्रुप नहीं बन सकता, ठीक है, वो ऑनलाइन वाले बच्चों का ऑलरेडी होता है, नहीं कहा है ना जी। हाँ वो कर लेंगे जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, फिर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है तो एसेट डेबिट न्यू की कॉस्ट से, फिर एसेट क्रेडिट ओल्ड की कॉस्ट से, कैश ना आया है ना गया है, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर पुराने की कॉस्ट है 14.5, हैंड वालों नज़र आ रहा है ना, 14.5 सुनाई तो दे रहा है। फिर बुक वैल्यू इसकी है 3.4, तो अगर इनको नेट करें तो 11.1 जो है ये एक्यूमुलेटेड कॉस्ट माइनस WDV, ठीक है। एक्यूमुलेटेड ऑप्शन कितनी आ गई? 11.1। न्यू एसेट की कॉस्ट जो है, अब देखो एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू तो है दोनों की मौजूद, ठीक है, लेकिन उसने थर्ड सिनेरियो में क्या कहा, दोनों की रिलायबली मेजरेबल, तो मैंने कहा इसका मतलब यही है कि दोनों की फेयर वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब जब दोनों की ही फेयर वैल्यू नहीं है तो कॉस्ट ऑफ न्यू के लिए क्या करें हम, तो उसके लिए हमने कहा था जी हम कर लेंगे बुक वैल्यू प्लस अगर कैश पे किया है तो, माइनस अगर कैश रिसीव हुआ है तो, ठीक है। अब बुक वैल्यू कितनी है हमारे एसेट की? 3.4, कोई कैश पे नहीं किया, कोई रिसीव नहीं किया, तो फिर हमारे पास 3.4 ही न्यू की कॉस्ट आ गई, ये तो दोनों बराबर ही होने से, ठीक है। अच्छा मिसाल के तौर पे आप कहते हैं सर ये कैश नहीं ना हुआ पे, इसी वजह से कोई गेन लॉस नहीं आया, कैश पे कर लेते हैं। कैश कितना पे करना है? 2 कर दें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 रुपये कैश हम पे कर रहे होते, रिसीव नहीं, पे कर रहे होते, ठीक है। तो कैश अगर पे करते तो ये कितना बन जाता? तो यहाँ कैश क्रेडिट भी तो होना था ना, ये 2 का कैश क्रेडिट होना था और यहाँ पे ये 2 का कैश डेबिट हो जाना था। अगेन देयर वुड हैव बीन नो गेन और लॉस, ठीक है। तो जब फेयर वैल्यू जाने और आने वाले दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू गिवन नहीं होती तो ऐसी ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस लैग कर रहा होता है, तो उसमें फिर कोई गेन लॉस नहीं आता, कोई रियल वेल्थ के अंदर किसी के जो है वो इजाफा नहीं होता, चीज़ के साथ चीज़ बदल ली ऐसे,
ठीक है, समझे कुछ? और कोई इस सवाल में मसला? ये सॉल्यूशन इसका मौजूद था, ये ठीक है जी, ये मैंने एंट्रीज की हुई हैं आपके लिए। ओके, देख लें, अगर किसी ने कोई चीज़ देखनी है तो 15 से 20 सेकंड ये यहीं पे रहेगा, फिर मैं बंद कर दूंगा। ये लेक्चर 4 का होमवर्क का क्वेश्चन 2 है, ये उसका सोल्यूशन है। इस वक्त हम लेक्चर 6 में। ओके, अच्छा जी, अब आते हैं लेक्चर 5 में। लेक्चर 5 के अंदर ठीक है जी, हमने अकमल ब्रदर वाला सवाल किया था, उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस किए थे और चेंज इन एस्टीमेट की बात मैंने आपके साथ शुरू कर दी थी। ठीक है, अच्छा जी, पहला सवाल मैंने करवा दिया था तेज़ी में। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, चेंज इन एस्टीमेट अगर आ जाए तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के फॉर्मूला में क्या चेंज आ जाती है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेशन इन केस ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, तो उसके लिए हम यूँ कह सकते हैं कि भाई वो माइक नहीं है मेरे दोस्त, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, नहीं है। चेंज इन एस्टीमेट की बात अगर करें, चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग की अगर बात करें, तो मेरे ख्याल से सिर्फ दो ही चीज़ें जो हैं वो जहन में रखने वाली हैं। एक, जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आए उस दिन की WDV कैलकुलेट कर लो, और दूसरा, उस दिन ही खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट कर लो, और अब ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन आप उस WDV को रिमेनिंग लाइफ के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, बस इतनी सी बात थी। हाँ, अगर रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हो रही है तो रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू ही ले लेंगे। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन इन केस ऑफ चेंज इन एस्टीमेट की बात करूं, तो ये 3 पॉइंट्स ही मेरे सामने आते हैं। पहला, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे बुक वैल्यू WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। ठीक है जी। दूसरा काम, कैलकुलेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अगेन एट द डेट ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये लाइफ, ये ना हो कि आप ये रेंट पे खड़े होकर डेप्सिट कर रहे हैं और उस दिन आप रिमेनिंग लाइफ निकालने लग जाएं। ठीक है, तो कैलकुलेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। और तीसरी बात, यूज रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू। अब अगर पुरानी ही गिवन हो तो फिर वही यूज़ कर लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। ये कोई कहीं स्टैंडर्ड में नहीं ऐसी बात लिखी, बस ऐसी आपके लिए मैंने 3 पॉइंट्स बना दिए। ठीक है, पहले ज़ुबानी बोल दिया करता था, अब आपको लिख दिए बस वैसे। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो अगर चेंज इन एस्टीमेट आ जाए तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं बदलती। एस्टीमेट चेंज का मतलब क्या है, 3 चीज़ें बताई थी कल, यूजफुल लाइफ बदल जाए, डेप्रिसिएशन मेथड बदल जाए, रेजिडुअल वैल्यू बदल जाए, ये चेंज इन एस्टीमेट कहलाते हैं। ठीक है, ये 3 ही एस्टीमेट है, कॉस्ट तो एस्टीमेटेड है ही नहीं, तो ये मत समझा करेंगे चेंज इन एस्टीमेट की वजह से कॉस्ट बदलेगी। हाँ, आज हम एक काम शुरू कर रहे हैं, वो है रीवैल्यूएशन मॉडल।
वैसे तो क्लास पूरी ही है, लेकिन अगर हफ्ते को कुछ बच्चे जो है वो कम हो जाते हैं ना, जो तो अक्सर जो कम होते हैं ना उनका कम हो जाता है, ठीक है ना, कहते हैं ना कम हो गया होता था, ठीक है। तो हफ्ते वाले दिन छुट्टी नहीं करनी। मैं यकीन माने, मैं पहले ही बच्चों को ये जो इंट्रो जिन्होंने मेरे साथ पढ़ी थी उनको मैं कहता था कि जानबूझ के मैं कुछ नहीं करता, लेकिन हफ्ते को पता नहीं क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो नॉर्मली हफ्ते वाले दिन हो रही होती है, ठीक है ना। तो आज इंशाल्लाह हम रीवैल्यूएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि FAR 1 की पहली चीज़ है। देखेंगे एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना हमने नहीं रिवाइज़ किया, वो भी किसी वक्त कर लेंगे, वो तो आसान सी बात ही थी, ठीक है। वो मैंने नहीं बताना, अच्छा जी। उसके बाद नहीं बताना, बोल तो रहा हूँ जी। तो बस चेंज इन एस्टीमेट के अंदर हमने ये तीन काम कर लिए करने, ठीक है। कॉस्ट तो अपनी जगह कायम रहेगी, बदलेगी सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन, क्योंकि जो एसेट है उसने अब या कम टाइम में या ज़्यादा टाइम में डेप्रिशिएट होना है। रेजल वैल्यू के बदलने से भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बदल जाता है, मेथड के बदलने से भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बदल जाता है। तो बदलना किसने है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ने। पैटर्न, डेप्रिसिएशन का पैटर्न बदल जाता है एस्टीमेट चेंज आने के बाद, तो फिर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पे ही फर्क पड़ता है चेंज इन एस्टीमेट से। हम क्या करेंगे, चेंज इन एस्टीमेट के दिन खड़े होकर बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उस दिन खड़े होकर हम एसेट की रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, और अगर रेजल वैल्यू रिवाइज्ड होगी तो वो रिवाइज्ड रेजल वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, सही है। चल चले फिर यहाँ से शुरू करते हैं सवाल करना, 1 बाय 1 सारे सवाल ही कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहला सवाल, मिस्टर उमर परचेज, क्वेश्चन नंबर 1। हो गया? इसको दोबारा करने की जरूरत है? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट, ऑन यकम जनवरी 15, मुझे ज़रा यहाँ से सवाल नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से आके नज़र आता है, इसलिए आप बोलते रहिएगा, ठीक है। ऑन यकम जनवरी 15 यहाँ तक नज़र आया। एन एसेट कॉस्टिंग 90 इज़ परचेज्ड विद द रेजल वैल्यू ऑफ 10 एंड लाइफ ऑफ 16, और फिर उसके बाद ऑन यकम जनवरी 18 कुछ हो रहा है, ठीक है, साइड पे रखो यकम जनवरी 18 को, पहले वहाँ तक पहुँच तो लें, ठीक है। तो जी यकम जनवरी 15 एसिड की कॉस्ट कितनी है? 90, ठीक है। फिर रुपीज इन थाउजेंड्स, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद 31 दिसंबर 15 आया, सवाल खामोश था, तो फिर स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगाएंगे, 16 साल तो डिवाइड बाय 16 कर देंगे, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन 90 माइनस 10, कॉस्ट माइनस ओवर जी 5 आ गया, ओके। WDV, चाहे मेथड स्ट्रेट लाइन हो चाहे मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस हो, मैंने वर्किंग का फॉर्मेट यही रख लिया था, उसका फ़ायदा हो जाता है हमें, ठीक है ना। अभी रिवैल्यूएशन में भी ऐसे ही करेंगे। उसके बाद 31 दिसंबर 16 आया, अभी तो देखो ज़रा, डेप्रीसिएशन 5, फिर टाइम ज़ाया नहीं करना, अब दोबारा वही फॉर्मूला लिखने का। WDV 80, फिर 31 दिसंबर 17 आया, डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड जो है 16 साल तक यही होता रहता है, 75, ठीक है। और फिर ये 31 दिसंबर 17 जो है, या यूं कह लें यकम जनवरी 18 जो है, इस दिन चेंज आ गया। अच्छा, ये तो सवाल की मेहरबानी है कि वो डेट लिख रहा है, लेकिन मैंने शायद जाते जाते ये बात कर भी दी हो, नहीं की थी तो अब कर रहा हूँ, ठीक है, कि चेंज इन एस्टीमेट जब भी आए, साल के जिस भी दिन आए, हमने उसको इफ़ेक्टिव लेना है साल के। वो कह दे यकम जनवरी 18 को चेंज आया, अबे हाँ यकम जनवरी 18 को ही लेंगे। वो कह दे ड्यूरिंग 18 चेंज आया, हम उसको इफेक्टिव लेंगे। ये मैं आज तक जितने लेक्चर्स किए, छठे लेक्चर तक की सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसलिए लिखना लुकना छोड़ दें और सबकी तवज्जो इधर हो, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लें, ठीक है। बाद में ना कहना फिर बताया नहीं था, ठीक है। सवाल में कहे यकम जनवरी 18 को आया है चेंज इन एस्टीमेट, तो यकम जनवरी 18 से ही इफेक्टिव लेंगे। सवाल में कहे ड्यूरिंग 18 आया है, डेट नहीं बताए,
तब भी हम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 18 ही लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इवन सवाल में वो लिख दे कि 31 दिसंबर 18 पे चेंज इन एस्टीमेट आया है और आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने ही लगे हैं, तो आप उसको इफेक्टिव फिर भी किस दिन से लेंगे? 1 जनवरी 18 से। तो ये बात कंक्लूडेड है। उर्दू में कहीं लिखनी है तो चाहे लिख लो, कल कलां ताकि सनद रहे और काम आए। ठीक है, तो हाँ, तो आप लिख लें कि चेंज इन एस्टीमेट साल के जिस दिन भी आए हम उसको साल के पीरियड के पहले दिन से इफेक्टिव लेंगे। मुझे नहीं फॉलो करना जी, ये जो मैं वैसे ही घूमता हूँ ना, ऐसे मैं वॉक करता हूँ, मैं इस पे फॉलो नहीं करना। हाँ, अगर मैं कुछ पढ़ाने जाऊँ तो फिर फॉलो कर लिया करें। जी क्या कह रहा था मैं? चेंज इन एस्टीमेट साल के दौरान किसी भी वक्त आए हम उसको साल के पहले दिन से इफेक्टिव लेते हैं। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द पीरियड। ठीक है ना? अब तीसरी बार ना पूछना नया जुमला, फिर बदल जाएगा। बस लिख लो जो समझ आई है। समझ तो आ गई ना बात की आपको? ओके, बहरहाल यहाँ पे तो सुकून है, डेट उसने लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब जो हम 31 दिसंबर 18 पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने गए, इधर देखो, तो फॉर्मूला हुआ करता था डेप्रिसिएशन का कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, वो ओरिजिनल यूजफुल लाइफ। ठीक है जी, आज एस्टीमेट में चेंज आ गया पर मार्कर बहुत दूर है, तो चलो कोई बात नहीं। आज फॉर्मूला हो जाएगा WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ। ठीक है जी, सही है। तो ये फॉर्मूला आप लगाओ। अब देखो, इस फॉर्मेट की, वर्किंग के इस फॉर्मेट की खूबसूरती ये है कि हमें WDV कैलकुलेट, हालांकि स्ट्रेट लाइन मेथड था, उसने तो सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मांगा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट में, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड फलां फलां फलां। तो ये फॉर्मेट तो बनाना ज़रूरी नहीं था इसके लिए, लेकिन फॉर्मेट ही पकड़ा हुआ था। ठीक है, बस 1 मिनट ही लगता है, तो सब कुछ फिर बाद में रेडी स्टेडी मिल जाता है। ठीक है, और बहुत हेल्प मिल जाती है। ओके, अच्छा, तो डेप्रिसिएशन के लिए अब 75 लेंगे। रेजुअल वैल्यू रिवाइज हुई है, पढ़ लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 18 इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल लाइफ इज 10 years एंड न्यू रेजुअल वैल्यू इज, ठीक है। अब रिमेनिंग लाइफ उसने दे दी 10। ICAP को ये तरीका पसंद है। ठीक है, इधर आओ। पहला सवाल, ऑन 1 जनवरी 14 जो कल किया था, इट इज एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज ओनली 6 years। सवाल ने रिमेनिंग लाइफ खुद बता दी थी। ICAP को ये तरीका सवाल करने का पसंद नहीं है। ठीक है, तो ICAP क्या करता है, देखो ओरिजिनली सवाल की लाइफ थी 10 साल, एसिड की लाइफ थी 10 साल। ठीक है, लेकिन ये कब 12 में हमने खरीदा था, 12 और 13 आई क्या ले आए, 12 और 13 ये 2 साल गुजर चुके थे। अब उसूली तौर पे कितनी रिमेनिंग साल थे, 8। ठीक है, सही है ना। अब सवाल ने क्या किया, सवाल ने हमें ये नहीं बताया कि ये कोई नहीं चल रहा भाई, ब्रेक क्यों, आवाज आ रही है ना, बस ठीक है, गुजारा करो। गला तो मेरा दुख रहा है, आपको क्या मसला है भाई? इधर देख लो यार, इधर देख लो, कुछ नहीं होता तुम्हें, कसम से बड़ा ध्यान रखेगा वो भाई आप। अच्छा जी, कहाँ था मैं जी, कहाँ था, हाँ क्वेश्चन पे मैंने कहा अब ओरिजिनल लाइफ 10 साल थी, 2 साल गुजर गए हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग कितनी है इस वक्त, 8। लेकिन सवाल ने हमें कहा रिमेनिंग कितनी रह गई, 6। हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत, लेकिन सवाल में पता है कभी कभी क्या करेगा, वो ये कहेगा 2 साल गुजरने के बाद भाई इस एसेट की ना टोटल लाइफ ही 8 साल है। यानी कि यूँ बात इस तरह से होती है। ठीक है, अभी भी कोई नहीं आ रही बात इस तरह से होती है, एक एसेट हमने ख़रीदा जी, स्टार्ट में 10 साल इसकी उम्र थी, 2 साल गुजरने के बाद हमने कहा नहीं जी नहीं, ये तो अब 8 साल वाला हो गया, इसकी तो अब टोटल लाइफ कितनी हो गई है,
तो अगर सवाल में कभी टोटल लाइफ दे दे तो रिमेनिंग लाइफ हमें खुद निकालनी पड़ती है, और वो रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे हम कैसे? टोटल लाइफ माइनस लाइफ पास। ठीक है, ये बात याद रहेगी तो लिख लो, बल्कि ये बात भी, ये भी लिख लो जल्दी से। कुछ हिलजुल हुई है, यानी कि मैं हिलजुल करूंगा तो आवाज़ उधर से आएगी। अच्छा ऐसे कोई गल नहीं। अच्छा जी, लिखें। अगर सवाल में टोटल लाइफ चेंज इन एस्टीमेट के दिन टोटल लाइफ दे दे तो हम रिमेनिंग लाइफ खुद निकालेंगे। एक मिनट रुक के जरा बात सुनो, एक मिनट रुक के ये लिखना लेना, एक मिनट रुक के जरा बात। मैंने आपको ये कहा कि चेंज इन एस्टीमेट के दिन हमें रिमेनिंग लाइफ चाहिए होती है, ठीक है ना? ये उसकी कॉन्टिन्यूटी में बात हो रही है कि चाहिए कौन सी थी? रिमेनिंग लाइफ, ठीक है ना? अब हम लिख रहे क्या, अगर सवाल में टोटल लाइफ दे दे तो हम रिमेनिंग लाइफ खुद कैलकुलेट करेंगे। ये देखना भाई जरा, ये देखना, हम रिमेनिंग लाइफ खुद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? और उसके आगे लिखो कैसे? टोटल लाइफ माइनस लाइफ पास्ट, माइनस लाइफ पास्ट। ठीक, हाँ, लाइफ जितनी गुजर गई है, सही है। अच्छा अभी तो देखो, ये पिछला कल वाला सवाल था जिसमें उसने कहा था इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स रिमेनिंग लाइफ इज ओनली 6 years। ऐसे भी हो सकता है सवाल, और 6 years की बजाय वो यूं कह दे इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स टोटल लाइफ इज 8 years। अब अगर टोटल लाइफ 8 years देगा तो हम दो जो गुजर चुके हैं वो माइनस करके रिमेनिंग खुद निकालेंगे। तो आई कैप को ये ज़्यादा तरीका पसंद है कि आपसे रिमेनिंग लाइफ निकलवाए। ओके, तो बहरहाल ध्यान रखना, ये ना हो कि आपको पक्का ऐसे ही होता है, कभी खुद रिमेनिंग लाइफ भी दे देना। आई के बच्चे का बड़ा मसला ये है, आसान बात भी आए ना, कहता नहीं ये हो ही नहीं सकता, इसके पीछे भी कोई बात होगी, आसान बात भी कभी कभी आ जाती है, तो बस ध्यान से देख लेना, ठीक है? रिमेनिंग लाइफ हो तो वही ले लेना। अगर टोटल लाइफ दे दे कि जी चेंज इन एस्टीमेट आएगा, टोटल लाइफ के हिसाब में बता दे कि पहले इसकी टोटल लाइफ 10 साल थी, अब इसकी टोटल लाइफ 8 साल हो गई, तो 2 गुजर चुकी है, रिमेनिंग कितनी है? 6, ठीक है? तो इस सवाल के अंदर तो उसने यही काम किया हुआ है डायरेक्ट ही। ऑन यकम जनवरी 15 को 16 साल इसकी जिंदगी थी, ठीक है? 3 साल गुजर गए और यकम जनवरी 18 पे क्या हुआ? इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल लाइफ इज 10 years। अब टोटल लाइफ 10 years है और हमने रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, तो वो रिमेनिंग लाइफ हम कैसे निकालेंगे? 10 टोटल लाइफ जो उसने कहा अब चेंज होने के बाद है, 3 जो गुजर चुकी, तो 7 साल क्या है? रिमेनिंग लाइफ, ठीक है जी? तो 7 से डिवाइड कर दोगे, बोलो, ठीक है? 65 WDV आ गई। अब इधर देखना ज़रा, अगले 7 साल तक अगर एस्टीमेट में चेंज नहीं आए तो फिर फॉर्मूला सेम, जहां तक के 7वें साल के एंड पे 5 रुपये बच जाएंगे। ये बात समझ आई है? दोबारा लिख दूं ज़रा पक्का हो जाए, ठीक है ना? कि एस्टीमेट चेंज एक बार आ गया ना तो ये चेंज कर दिया फॉर्मूला। अब अगले 7 साल तक, चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगले 7 साल तक कोई चेंज ना आए तो फिर हर साल यही फॉर्मूला लगता जाएगा, 10-10 की डेप्रिसिएशन आती जाएगी, ठीक है? क्लियर? हैदर अगर भाई क्लास से पहले ये काम चेंज ना किया करें ना, ये क्लास से क्लास। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
ओके, यकम जनवरी 15 पे हमने एक एसेट खरीदा है, कॉस्ट है इसकी 1 लाख, रेजल वैल्यू है 20,000, रेट है 10% स्ट्रेट लाइन। ऑन यकम जनवरी 17 डेप्रीसिएशन मेथड इज चेंज टू, मतलब चेंज इन एस्टीमेट आ रहा है 2 साल बाद। चल ये सवाल कर लेते हैं, ये मिटा दूं ना ये तो। क्वेश्चन नंबर ओके, यकम जनवरी कब खरीदा? 15, कॉस्ट कितनी है? 100। 31 दिसंबर 15 डेप्रीसिएशन 100 माइनस 20 इंटू स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इंटू रेट, रेट के मतलब रेट लगा दिया। ठीक है जी, 892 WDV आ गई। 31 दिसंबर 16 आया, मेथड स्ट्रेट लाइन, फॉर्मूला दोबारा लिखने की ज़रूरत 84। 31 दिसंबर 16 या यकम जनवरी 17। ठीक है, चेंज आ गया एस्टीमेट में। अब एस्टीमेट चेंज के दिन हमने WDV लेनी होती है, वो ऑलरेडी आ गई। रिमेनिंग लाइफ लेनी होती है, वो कैलकुलेट करनी पड़ती है अक्सर। ठीक है, तो चल के सवाल से देखते हैं हुआ क्या। ऑन यकम जनवरी 17 डेप्रीसिएशन मेथड इज चेंज्ड टू WDV विद द न्यू रेट ऑफ, एरर नहीं है ये जानबूझ के क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। आपको बताया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट का होना ज़रूरी है, तो वो रेट ही मिस कर दिया हमने। ठीक है, लेकिन रेट निकालने का फॉर्मूला तो है। ठीक है, तो रेट हम न्यू अभी निकाल लेते हैं। वो कह रहे हैं देयर इज़ नो चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू। अब रेजिडुअल वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, मेथड बदल गया है। ठीक है, तो चेंज इन एस्टीमेट के दिन हमें WDV भी चाहिए और रिमेनिंग लाइफ भी चाहिए, ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं। रेजिडुअल वैल्यू में तो चेंज नहीं आया, उसने बता दिया। ठीक है, अब रिमेनिंग लाइफ निकालने के लिए पहले कोई ओरिजिनल लाइफ ही हो जाती तो हम रिमेनिंग लाइफ निकाल लेते, लेकिन ओरिजिनल लाइफ ही सवाल में गिवन नहीं है। तो हम यही काम हमने पहले दिन किया था ना, कन्वर्जन ऑफ यूजफुल लाइफ इनटू रेट एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो रेट को लाइफ में कन्वर्ट करना और लाइफ को रेट में कन्वर्ट करना ये कोई मसला नहीं होता, पता है ना आपको। यार ये कैसे लगेगा, ये ऐसे उल्टा लगाऊं मैं पॉज कीजिएगा जी ज़रा। अच्छा जी, माजरत पॉज करना पड़ा जी। तो हमने दूसरे पहले लेक्चर में ही ये देखा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो रेट से लाइफ या लाइफ से रेट निकल सकता है, तो वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे हमें हेल्प दे गया। 10% स्ट्रेट लाइन का मतलब 1/0.1 कर दें तो हाँ 10 ईयर्स जो है ये इसकी लाइफ है ओरिजिनल, जब हमने इसको ख़रीदा था। तो अगर 10 इसकी ओरिजिनल लाइफ है, ठीक है, और 2 गुजर चुके हैं एस्टीमेट चेंज होने के दिन तक, 2 पास हो गए हैं, तो फिर रिमेनिंग लाइफ क्या बनेगी? तो रिमेनिंग लाइफ हमारे पास आ गई 10 - 2 = अब रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, रिमेनिंग लाइफ हमारे पास है, WDV एट द डेट ऑफ चेंज हमारे पास है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम रेट निकाल लेते हैं बस। तो हम 31 दिसंबर 17 पर आए, हमने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना था, हमने 84 भी ले लिया, रेट लगाने के लिए हमारे पास था नहीं। ठीक है, अब रेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में निकलेगा फॉर्मूला से, तो एक वर्किंग कर लेते हैं, छोटी सी वर्किंग 1। अच्छा, रेट का फॉर्मूला था जी 1 - nth रूट S/C।
अच्छा, अब सबकी तवज्जो थोड़ी देर के लिए चाहिए मुझे, उधर ही। ये n क्या था? यूजफुल लाइफ। n क्या था? ओके। ये s क्या था? रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, और ये c क्या था? याद है? अच्छा, अब ये ना ओरिजिनल, जब पहली दफ़ा हम रेट कैलकुलेट करने लगे ना, तो ये फॉर्मूला तो उस दिन यूज़ हो सकता था, लेकिन आज मसला क्या है, आज हम 2 साल गुजरने के बाद इस दिन खड़े हैं और रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इस दिन तो रेलेवेंट, चेंज एस्टिमेट के दिन तो कॉस्ट रेलेवेंट ही नहीं रहती, बल्कि उस दिन की WDV होती है, फिर रेजुअल वैल्यू पुराने वाली नहीं रहती बल्कि रिवाइज्ड है, फिर यूजफुल लाइफ भी कौन सी होती है? रिमेनिंग होती है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फॉर्मूला में इतनी सी चेंज ही आई। यहाँ पे हम क्या कर देंगे जी, यूजफुल लाइफ की बजाय इस फॉर्मूला में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ यूज़ कर लेंगे, रेजिडुअल वैल्यू की बजाय रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू यूज़ कर लेंगे, और कॉस्ट की बजाय WDV एट डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बात समझ गए हो? फिर फॉर्मूला लगाने में क्या मसला, अगर बात समझ गए हो तो। ठीक है, तो फॉर्मूला रेट निकालने के लिए, ये नज़र आ रहा होगा एंड पे भाई, इतना अगर यहाँ पे लिखूँ तो, ये रखो यार अपने पास जी। रेट का फॉर्मूला है जी 1 माइनस रिमेनिंग लाइफ, अभी निकाल के आए 8 ईयर्स। 8 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ कैसे निकली? 10 ओरिजिनल थी, 2 गुजर गए। ठीक है, तो 1 माइनस 8th रूट स्क्रैप या रेजुअल वैल्यू रिवाइज, देयर इज नो चेंज इन रेजुअल वैल्यू, तो रेजुअल वैल्यू 20 ही है, और हाँ ये WDV एट द रेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट आ गई 84। अच्छा माजरत, यहाँ पे मैंने 100 नहीं लिखा, वो लिख लेंगे ना, यहाँ पे कर लेते हैं इंटू 100, पहले दिन तो लिखवाया था ना, इंटू 100 इज इक्वल टू 4%। ठीक है जी, ये 16.4% अब हम यूज़ कर लेंगे। मेथड जो बदल गया, स्ट्रेट लाइन मेथड तो रहा नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस में तो हमें रेट लाजमी चाहिए होता है, और रेट निकलता है इस फार्मूला से, और ये फार्मूला आज दिन एसिड की ज़िंदगी के पहले दिन नहीं लग रहा, एस्टिमेट चेंज के दिन लग रहा है, तो थोड़ी सी चेंजेस आ गई इसमें। ठीक है जी, 16.4% जी, बोले 14 कर लें, बच गया। फिर थोड़ा सा ऐसे ही अगला साल भी एक कर हैं, किसी ने 60 बोला, मैंने लिख दिया जी। उसके बाद बेटा मैं ना अगला स्टेप सोच रहा होता हूँ, कई बार कहा कैलकुलेशन ध्यान से किया करो जी। 70 लेंगे, 16 पॉइंट जी, ये 11.4 आ रहा है, ये 11 कर दें, फिर राउंडिंग नहीं आती, 11.4 तक हो तो 11.5 या उससे ऊपर होता तो 11.5 को राउंड अप कर देते, 59, बस सही है। ठीक है ना, अब हर साल रीसेंट WDV पे रेट लगता जाएगा, यहाँ तक के 7 साल गुजर जाएंगे। घर पे चेक करके देख लेना, रेजिडुअल वैल्यू ही बचेगी 20 की। ठीक है ना, करीब करीब, क्योंकि रेट राउंड किया होगा आप। क्लियर? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया होगा जी। जी स्टूडेंट, क्या अच्छा 4 में, 4 तो अभी मैं आया हूँ यार, मैंने ये कहा कर ही लिया होगा, ये तो नहीं कहा कि डिस्कस थी। कहाँ पे हूँ? और क्या हाल है? ठीक हैं? वजह
अब आपकी अकाउंटिंग ये है। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट, रेजल्ट वैल्यू 20% WDV मेथड है। ऑन यकम जुलाई 18 डेप्रीसिएशन मेथड इज चेंज टू स्ट्रेट लाइन विद टोटल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। ये तो मसला ही कोई नहीं है यार इसमें। 10 ईयर्स टोटल लाइफ है। यकम जुलाई 16 से 30 जून 17 तक 1 साल गुजर चुका था, फिर 30 जून 18 तक 2 साल गुजर चुके थे। भाई आपने कभी नहीं देखा ऐसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर से बदल भी सकता है? हाँ, डेट ऑफ परचेज है यकम जुलाई 16 और वो ईयर एंड पहला बता रहे क्या 30 जून 16 भी होगा। यकम जुलाई 16 को खरीदना, उसका ईयर एंड तो 23 जून 17 को होगा ना, तो 30 जून 16 कर ली नीचे पर 10 इयर्स के। अच्छा, ऑन यकम जुलाई 18 डेप्शन मेथड इज चेंज टू स्ट्रेट लाइन विद टोटल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स जो टोटल लाइफ है वो बताई गई। यार ये कोई पता नहीं क्या लिखा हुआ है, छोड़ो इसको, ये मिस प्रिंटिंग है, ये कोई एरर है। अच्छा अब ठीक है, हाँ बस ये तो गलती थी ना इसमें। अच्छा सही कहा तुमने जी, ये सब बच्चे सुन लेंगे, ये पता नहीं क्या, ये कोई प्रिंटिंग एरर था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 बस कर दें, रिवैल्यूएशन नहीं करनी। अच्छा जी ठीक है, वो ना चिल्लर के नीचे बैठा है और चिल्लर को ना बिल्कुल अपने ऊपर सेट किया हुआ है ऐसे करके उसने, ठीक है ना, और फिर भी पसीने में थोड़ी देर में इसको आ जाना है इसको जी। अंटार्कटिका में चले जाओ तुम। अच्छा जी, डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी 10, कॉस्ट 50,000, रिजल्ट वैल्यू 10,000, लाइफ है 10 साल, मेथड यूज इज WDV। ऑन यकम जनवरी 12 टोटल लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 5 years विद नो चेंज इन मेथड एंड रिजल्ट वैल्यू। इसमें तो कोई मसला नहीं था। बेसिकली क्या है, मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है, पहले दिन ही रेट मिसिंग है, ठीक है। अब पहले दिन जो रेट मिसिंग है तो अच्छा, ये चौथा सवाल कराने की जरूरत तो नहीं है ना। अच्छा, पहले दिन जो रेट मिसिंग है तो पहले दिन ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रेट निकालने के लिए, लेकिन जो पहला दिन फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला ये ब्लैक वाला होगा, यूजफुल लाइफ एन एस ओरिजिनल रिजल्ट वैल्यू सी कॉस्ट ही आएगी। फिर ये 2 साल जब गुजर जाएंगे तो फिर उस दिन जाकर जब मेथड तो सेम ही रहा, कुछ एक आधी चीज़ में चेंज आ रहा है या 2 में, तो वो चेंज एंड एस्टीमेट के दिन खड़े होकर ये फार्मूला दोबारा लगा लेंगे और दोबारा रेट, फिर ये रेड वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में वो भी सवाल हो ही जाना चाहिए था। करवाना है तो बता दो, करवा देते। बट ठीक है यार, ठीक है यार, इन्होंने फीस दी हुई है ना यार, ऐसे थोड़ी पूरी नहीं करनी इन्होंने मुझसे। इंट्रो में क्या किया था तुम लोगों ने, ये सवाल करवाए थे जी। क्वेश्चन नंबर नहीं पड़ी थी आपसे सर, उनको फील होता है कि आपसे क्यों नहीं पड़ी। ये देखा, वो होते हैं ना वो है, लग गया मुझे पता जी। यकम जनवरी 2010 लग गई समझ तुम लोगों को भी जी। कितनी कॉस्ट है, कॉस्ट बता दो। 50,000। ओके, 31 दिसंबर 10, डेप्रीसिएशन 50, रिजल्ट वैल्यू इग्नोर करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, वर्किंग 1 कर लेते हैं, वर्किंग 1 रेट निकालना है, 1 माइनस nth रूट s ओवर 10 है, ओरिजिनल किधर गया, लाइफ 10 ईयर्स, ठीक है। कॉस्ट है 50, रिजल्ट वैल्यू है 10, 10 बटा 50 इंटू 100 कर लूँ, हाँ 14.86। चलो ठीक है भाई, चलो अब लिख दिया भाई 14.86%। बताओ जी, 750 पे रेट लगाओ, 7 आ गया, बस 7 फ्रैक्शन क्यों लगेगा। यकम जनवरी 10 को हमने खरीदा है और 31 दिसंबर 10 पे डेप्शन कैलकुलेट कर रहे हैं जी। 43
फिर 31 दिसंबर 11 आया, चेंज इन एस्टीमेट किसी ने आ रहा है जी। डेप्रीसिएशन 43 इंटू 14 पॉइंट जी 6.6 आ गया 30 WDV यकम जनवरी 12 जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आ रहा है। फिर 31 दिसंबर 12 पर जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो वो तो वैसे ही 37 वो तो चल ही वही रहा होता है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस 37 पे रेट लगाना है, लेकिन रेट दोबारा कैलकुलेट करना है। हाँ तो रेट तो दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उस दिन WDV पे ही रेट लगता है ना, तो वो WDV तो 37 ही है ना, वो तो सही लिखा है ना जी। वर्किंग 2 रेट 1 माइनस, अब यहाँ पर लेना है हमने रिमेनिंग लाइफ को। रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हुई है, डेप्रिसिएशन ऑन यकम जनवरी 12 टोटल लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 5 years विद नो चेंज इन मेथड एंड रेजिडुअल वैल्यू तो वही है 37। डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट की WDV यहाँ पे लिख देंगे। अब रहेगी बात फिर रिमेनिंग लाइफ। तो सवाल में उसने कहा कि यकम जनवरी 12 पर टोटल लाइफ 5 साल, टोटल लाइफ 5 साल रह गई है, 2 गुजर चुके थे, अगर टोटल 5 रह गई है तो फिर रिमेनिंग कितनी है 3 साल। 35 कितना 35.34 34.9% आंसर बता दे, चलें लिख लीजिएगा WDV एंड सो ऑन। ठीक है, सही है, ठीक है। हाँ भाई जो मैंने लिखा उसका आंसर बताएं। 35 पॉइंट बस। अच्छा भाई बात सुनो, फर्क होगा ना, आपने अपनी कैलकुलेशन 1000 में नहीं की होगी या राउंडिंग और तरह से की होगी, पॉइंट्स में की होगी। ठीक है, कोई मसला नहीं, ये कोई मसला नहीं है। मसला ये था, ये 3 समझ आ गया, ये 10, ये 37, ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, बस ठीक है। आंसर तो फ़र्क हो सकता है, ठीक है, नंबर तो इसी के मिलने हैं आपको पर्चे में। अच्छा जी चलें आगे। मिटा दो। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आप आज बड़े होने जा रहे हैं, ठीक है। एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना अंडर मतलब एसेट अकाउंट WDV बनाना, वो एक सवाल करवा दूंगा, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बस एंट्री बदल जाती है ना हमारी, वहाँ पे एंट्री वैसे वही ना कर लें, रीवैल्यूएशन मंडे से कर लेते हैं। चलें ठीक है, ये छोटी सी बात कर लूँ मैं पहले, अब चूँकि मैंने इसकी नियत कर ली अब, ठीक है। पॉज करें जी। अच्छा जी, बस बात सुन लें बेटा, सुन लें, बोले नहीं, सुन लें। रीवैल्यूएशन की बुनियाद तो आज लाजमी डाल लेंगे, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी डिस्कशन जो है मैं चाह रहा था ये भी कर दें, ये ना हो कि आपको फिर इस तरह को सवाल FR 1 में आ जाए तो आपको परेशानी हो, रिवाइज हो। क्योंकि अगर मैं ये आज अभी रिवाइज ना करता ना और रीवैल्यूएशन को मैं पकड़ लेता तो फिर वो मुमकिन ही नहीं होता मेरे लिए कि मैं किसी वक्त रीवैल्यूएशन को छोड़ के किसी और तरफ जा सकूं, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको मैं ये रिवीजन अभी करवा देता हूं, ठीक है। बहुत आसान सा ये कॉन्सेप्ट था, आपको आता है, ठीक है। हमने अभी तक इस पे बनाए रखा है कॉस्ट पे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, ठीक है। एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, उल्टा काम आसान हो जाता है, ठीक है ना। हम अगर बात करें कि अभी तक हमने क्या किया
तो हम एसेट अकाउंट एट कॉस्ट रखते थे, इसमें ब्रॉड डाउन कॉस्ट होती थी, एडिशन की भी कॉस्ट आती थी, डिस्पोजल की भी यहाँ से कॉस्ट निकलती थी और क्लोजिंग भी कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अब माजरत हैंडआउट बदल जाएगा, इसीलिए पहले नहीं रखवाता मैं, ठीक है ना। हैंडआउट में रीवैल्यूएशन की बात की थी, लेकिन अब वो हैंडआउट में बदल दूंगा। अब हैंडआउट के अंदर ये सवाल और इसका होमवर्क डाल देंगे, ठीक है ना। और मंडे से इंशाल्लाह फ्रेश होके आएंगे ना, रीवैल्यूएशन को शुरू कर देंगे और फिर रीवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है ना। तो अगला एक हफ्ता फिर रीवैल्यूएशन चलती रहेगी, फिर हम नोट बनाएंगे, वो वाले नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाएंगे, ठीक है। तो अब परवाज़ के वक्त जी जो है वो आपकी जो क्या कहते हैं फ्लाइट जो है वो परवाज़ के लिए तैयार है, तो सीट बेल्ट आपने बांध के आना है मंडे को, ठीक है। अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग होता था, ओपनिंग एक्यूमुलेशन आती थी, एक्सपेंस फॉर द ईयर, यानी कि हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री करते थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ से हम निकाल लेते थे और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती थी, ठीक है। अब अगर हम एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाएं, याद आ रही होंगी बातें थोड़ी थोड़ी हैं, याद माजी यहाँ पे अजाब नहीं है, यहाँ पे याद माजी नेमत है, ठीक है ना। अल्लाह करे आपको ये हाफजा ना छिने आपसे और आपको ये बातें याद रहें, ठीक है। एट बीवी जी, अब यहाँ पे क्या होगा, हमने मेन असल में फ़र्क सिर्फ इतना सही है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट करने की बजाय हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री एसेट अकाउंट में ही कर देते हैं, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। तो जब एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बनता ही नहीं है और एसेट के अंदर होने वाली कमी को एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट कर देते हैं, तो फिर एसेट अकाउंट किस पे नजर आने लग जाता है, बुक वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब एसेट अकाउंट अगर बुक वैल्यू पे है तो फिर ओपनिंग एसेट्स की भी हमें बुक वैल्यू नजर आएगी, अलग से कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन नजर नहीं आएगी, ठीक है। फिर डिस्पोजल भी हमारा यहाँ से, क्योंकि एसेट अकाउंट में बुक वैल्यू पड़ी है, लड़ाई तो यही थी, याद है कि एसेट अकाउंट में से कॉस्ट को निकालो, स्टेप 1 याद आ रहा है। कॉस्ट क्यों, कॉस्ट भाई पड़ी कॉस्ट है इसलिए कॉस्ट निकालो, ठीक है। लेकिन अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा है तो एसेट्स की पड़ी ही क्या है यहाँ पे, बुक वैल्यू, फिर यहाँ पे निकलेगी भी यहाँ से क्या, बुक वैल्यू। तो फिर डिस्पोजल की भी यहाँ से बुक वैल्यू निकलेगी, अलग से कॉस्ट और एक्यूमुलेशन यहाँ से अलग अलग होकर नहीं निकलेंगी। नेट में एक स्टेप हो गई, ठीक है। के पहले 2 स्टेप्स नेट होकर एक बन जाते हैं इसमें, तो काम आसान होता है इसके अंदर। वो काम मुश्किल है थोड़ा, लेकिन वो बेटर प्रेजेंटेशन है। बचपन में उस्तादों ने सिखा दिया होगा, इसलिए मैं आप मजीद उस पर बहस नहीं करूंगा। वो बेटर प्रेजेंटेशन है, इससे हैं दोनों अलाउड। अकाउंटिंग दोनों, सवाल भी दोनों तरह के आ सकते हैं, अकाउंटिंग दोनों तरह की होती है, दोनों अलाउड हैं, लेकिन बेटर ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो बेटर प्रेजेंटेशन वो है, बाकी ये भी अलाउड है। इसी तरह से क्लोजिंग जो है उसमें भी क्या पड़ा होगा, बुक वैल्यू, अलग से कॉस्ट इधर, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री वो भी इसी अकाउंट में नजर आएगी, ये अकाउंट तो वजूद में ही नहीं आ रहा, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, ये एंट्री भी यहां पर आ जाएगी, ठीक है। बस एक चीज है जो सेम होगी, क्योंकि जिस एसेट ने पहली दफा आना है उसकी तो कॉस्ट पे ही आना है, तो बस ये है एसेट अकाउंट बनाना एट बुक वैल्यू, ठीक है। एसेट अकाउंट बनाया है हमने एट बुक वैल्यू। तो फर्क क्या पड़ा, फर्क सिर्फ 2 चीज़ों में पड़ा है, ठीक है। पहली डिस्पोजल के वक्त और दूसरी पहली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री देखो, एडिशन की एंट्री में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। डेप्रिसिएशन की एंट्री में फ़र्क है। एडिशन की एंट्री वहाँ भी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कॉस्ट से होता था, यहाँ पे भी एडिशन में एसेट डेबिट कैश क्रेडिट हो रहा है, कॉस्ट से हो रहा है, कोई फर्क नहीं है। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। एक तो ये फर्क आ गया। दूसरा फर्क डिस्पोजल की अकाउंटिंग में आ गया है। फर्क नहीं आया, काम आसान हो गया, मैं तो कहूँगा
ठीक है। पहले क्या होता था, एसेट अकाउंट में से अलग कॉस्ट निकल कर जाती थी डिस्पोजल में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से अलग निकल कर आती थी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल अकाउंट में। अब क्या हो रहा है, नेट बुक वैल्यू ही निकल कर डिस्पोजल अकाउंट में चली जाएगी, यानी जो पहले दो स्टेप्स थे अब वो कंबाइन होकर एक बन गए। ठीक है ना, बस उसके अलावा कोई नहीं है, आसान है मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके देखते हैं हमें याद आता है कि नहीं, कि हाफजा छिन गया है। तो कोई बात, बैठ जाओ। इसकी क्या पिक लेनी है तुमने, लो इसकी पिक लेनी है इन्होंने, अल्लाह माफ। अच्छा, साथ यूं भी करूं, फॉलोइंग लेजर बैलेंस सिज नहीं, बैलेंस आर नहीं, इज, और नीचे देखो एसेट एट बुक वैल्यू। तो मैंने कहा था कि एसेट के साथ कॉस्ट नहीं लिखा हुआ लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग नजर आ रहा है, तो उसका मतलब ही यही है कि एसेट अकाउंट कॉस्ट से बना है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग पड़ी हुई है। यहाँ पे आज हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग नजर नहीं आ रही, और उसने बता दिया सवाल में कि एसेट बुक वैल्यू पे 200 का यानी 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो क्या वैसे का मशवरा सही है बच्चे का। ठीक है, अकाउंटिंग ही है ना, इंट्रो जो पढ़ के आए हैं इस क्लास में तो वही बच्चे बैठे हैं, वरना तो इंट्रो प्लस FAR 1 में जाते। तो कोई बात नहीं, मैंने करवाना है सवाल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ही करेंगे बस खत्म कहानी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 3 मिनट की ट्राई तो कर लें, 3 मिनट में कर लें सवाल। ये सवाल पे आ जाए, ये सवाल मैं पढ़ देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस 200 यानी 2 लाख, 1000 में कर लेना। ठीक है, अगली बार ना मैं ये हैंड आउट के अंदर ये सवाल भी 200 कर दूंगा बस। ठीक है, छोटी छोटी फिगर्स। ठीक है, अच्छा, एडिशन ऑफ 90,000 टुक प्लेस ऑन जकम मार्च, एसेट कॉस्टिंग 50 विच वॉज परचेज ऑन जकम अप्रैल इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून फॉर 20,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20% WDV। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, रिड्यूसिंग बैलेंस भी हो सकता है। ये मत समझना कि अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है तो WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ही होगा, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। ठीक है, एक बात सुन लो फिर शुरू करना। एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे बनाना और WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इन दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन मेथड WDV होना वो आपको दिखा दिया था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए WDV पे रेट लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है। ठीक है ना, वो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अलग बात है। एसेट अकाउंट WDV पे पड़ा है, या एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है, इसका मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो जिस मर्जी मेथड से कैलकुलेट हुआ है, जब उसकी एंट्री हमने पास की है तो वो एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करने की बजाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट कर दिया, तो इस वजह से वो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे चला गया। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को कंफ्यूज नहीं करना। ओके, समझ बात, नहीं समझ आई बात समझ नहीं आई ये बात, नहीं मैं समझाऊंगा तो फिर ही आगे जाना है। ठीक है, एक है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन WDV वाला होना, उसमें क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेशन के लिए हम WDV पे रेट लगाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट बात है। एसेट अकाउंट चाहे कॉस्ट पे बन रहा है चाहे बुक वैल्यू पे बन रहा है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, रिड्यूसिंग बैलेंस भी हो सकता है। ऐसे ही एसेट अकाउंट चाहे कॉस्ट पे बन रहा है चाहे बुक वैल्यू पे बन रहा है एसेट अकाउंट। ठीक है, मेथड तो कोई भी आ सकता है ना। हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया स्ट्रेट लाइन से, उसकी एंट्री पास की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो इसका मतलब क्या है, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है। ठीक हो गया। हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया WDV मेथड से, लेकिन उसकी एंट्री पास की हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो मतलब एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, कॉस्ट पे बन रहा है। बात समझ आ गई। अब आते हैं एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाने के लिए। हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया स्ट्रेट लाइन मेथड से, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री पास की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, बुक वैल्यू पे। हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया WDV मेथड से, लेकिन उसकी एंट्री पास की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो वो किस पे बन रहा है। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो मेथड है बुक, ये रिड्यूसिंग बैलेंस, कभी कभी उसको उर्फे आम में ना बुक वैल्यू मेथड या WDV मेथड भी कह दिया जाता है।
उस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के मेथड को एसेट अकाउंट के बुक वैल्यू बनाने के ऊपर के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है ना। एसेट अकाउंट का बुक वैल्यू पे बनना या ना बनना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री की वजह से है। अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहे जिस मर्जी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से आपने कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन, अगर उसकी एंट्री आपने की है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो ये आपका एसेट अकाउंट कॉस्ट पे पड़ा है। और जिस मर्जी आपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से कैलकुलेट कर लिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अगर आपने उसकी एंट्री पास की है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट किस पे पड़ा है? बुक वैल्यू पे। ऐसे फजूल में इतना बुलाया आपने, सवाल करें। नहीं, बच्चे करते हैं कंफ्यूज, मैं इस वजह से बोला। आप कंफ्यूज हो गए हैं सर, पहले तो नहीं थे, आप कंफ्यूज हो गए। हाथ खड़ा करें। कैमरामैन भाई ने हाथ खड़ा कर दिया, मैं कंफ्यूज हो गया। चलो मैं इतनी देर में फ्रेम ही चेक कर रहा हूँ। बच्चों ने कल शिकायत की हुई थी मुझे, ऑनलाइन वालों ने। सॉरी। अच्छा, अब सही, इससे जूम इन तो नहीं हो सकता? कोई बात। मुझे तो लगता है थोड़ा सा जूम इन करें, थोड़ा सा करें, करके तो देखें। नहीं करें, और अभी भी नहीं होगा जूम इन। सर जूम इन होगा यहाँ पे आके आपका फ्रेम वैसे भी कटेगा, जिसकी वजह से। अच्छा हाँ, नीचे लिखाई शिकाई भी होती है, तो ये मैक्सिमम है। हाँ जी सर, मुझे तो लगता है थोड़ी सी गुंजाइश फिर भी निकल आती है, देख लें। क्योंकि अगर नीचे किया तो आपको नीचे से भी कटेगा, नीचे वाला ही सर को। बहरहाल फ्रेम मैक्सिमम होना चाहिए, जितना लग सके मैक्सिमम। सर मैंने इंट्रो पे से फिर हमारी क्लास में जाना है, तो जाओ, एडमिशन में आपसे बात करो ना, मुझे क्या अभी क्लास के बाद मुझे बताना। बच्चा इंट्रो पढ़े बगैर आज ही क्लास में आके बैठ गया, एक हमारी क्लास में परेशान बैठा है। हो गया होगा सवाल तो? कितने बच्चों का हो गया सवाल? पहले बाकी भी कोशिश करें, हिम्मत करें। फॉर्मेट बना लिया है, आप वही उधर ही रख। कितने बच्चे अभी तक कर रहे हैं सवाल? ये जो तुमने मुझे अड़ंगी बनाने का, अड़ंगी देने का प्लान बनाया हुआ है ना, नहीं होने को तो कुछ भी हो सकता है। चलिए जी बस करें आप। नहीं एक कोई नहीं ले आए भाई इधर कैमरा, बस ठीक है। अब अगर आप देखें ना, बस बात सुने, क्लोजिंग ना निकले होंगे मैक्सिमम, या कोई एक आधी चीज़ है, क्योंकि अगर सारा कुछ वैसे ही सही हो गया तो मतलब सही जा रहे थे। ठीक है, चलें आप शुरू करते हैं जी। फॉलोइंग लेजर बैलेंस इज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ यकम ऑन यकम जनवरी 12। एसेट अकाउंट किस पे है जी? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नज़र
नहीं आ रहा। ठीक है, तो 1 जनवरी 12 पर हमने बड़े बुझे दिल के साथ यहाँ पे 2 लाख है, हाँ वही 200 लिख लिए। और हमारा एक पुराना दोस्त, आज वो जगह खाली नज़र आती है, हम दुख से देखते हैं, हम कहते हैं हुआ करता था यहाँ पे एक दोस्त हमारा, आज वो नहीं रहा है जी। जाने वाले को कौन रोक सकता है, चला गया है। ठीक है, तो कोई नहीं, खैर है, कोई नहीं, अल्लाह इसकी अगली मंजिलें आसान करे। तो एसिड कॉस्टिंग जाने वाला ये पैगाम दे के जाता है भी मैं तो गया। ठीक है, असल तो बहुत सारे मौत की सख्ती अब मैं फिर नहीं देखूंगा। ठीक है, आपको तो ये सब कुछ अभी देखना पड़ेगा, इसलिए मेरा तो काम जो होना था वो हो चुका है। असल ज़्यादा अलार्म जो होता है वो हमारे लिए होता है, तो हम समझते हैं लो जी हो गया, वो नहीं गया। अच्छा चलें छोड़ें, आप कहेंगे जी पैसे पढ़ाने के लेते हैं। एडिशन कॉस्टिंग 90,000 टुक प्लेस ऑन 1 मार्च 2012 जी। एडिशन की एंट्री बोलें, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 90 से, कॉस्ट पे आएगा, एडिशन तो कॉस्ट पे होना। ठीक है, नेक्स्ट, एन एसेट कॉस्टिंग 50,000 विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2010 इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 2012 फॉर 20,000 ओनली। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% WD। ठीक है, अब डिस्पोजल आ गया, तो स्टेप 1 क्या था, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। अगर इसको एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है कॉस्ट से, क्यों? क्योंकि उसमें कॉस्ट पड़ी हुई है, यही करते आए ना आज तक। आज जब आए तो एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी नहीं है, ये तो बुक वैल्यू है ओपनिंग, इसी में ही वो डिस्पोजल ही पड़ा होगा। इसका मतलब आज हमें अलग से कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड ऑप्शन नहीं चाहिए, इनफैक्ट हमें क्या चाहिए, डिस्पोजल की बुक वैल्यू चाहिए। तो ये जो हम एक्यूमुलेटेड ऑप्शन ऑफ डिस्पोजल की वर्किंग करते थे, इसकी बजाय आज हम WDV ऑफ डिस्पोजल की वर्किंग करेंगे। और वर्किंग में तो आपको पता है कोई फ़र्क नहीं है, वही वर्किंग करके एंड पे एक्यूमुलेटेड ऑप्शन निकालते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी एक स्टेप कम हो गया, जहाँ पे रोक के मैं कहता था हाँ भाई आ गई एक्यूमुलेटेड ऑप्शन, आप कहते थे नहीं WDV है वो निकालनी है। आज वहीं WDV पे हम पहुँच चुके होंगे। ठीक है ना, तो कम ही हुआ है काम यहाँ पे आकर। ठीक है, तो यकम कब खरीदा था बताओ, यकम 4/10, कॉस्ट कितनी थी 50, 31 दिसंबर 10, डेप्रीसिएशन 50 इंटू 20% इंटू 9/12, फ्रैक्शन लग गया ना जी। मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है, अच्छा जी 7.5 42.5, 31 दिसंबर 11, डेप्रीसिएशन 50 पे 42 इंटू 20% इंटू जी 8.5, नेक्स्ट 30, फिर 31 दिसंबर 12 आया, इस साल में एसेट बिक रहा है, तो 31 दिसंबर 11 यानी 1 जनवरी 12, और किस दिन बिक गया, डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 2012, तो 30 जून 12, डेप्रीसिएशन 34 इंटू 20% इंटू 6/3.4 3.4 जी 3.6 जी। तो अब हम निकालेंगे एक्यूमुलेटेड ऑप्शन, पॉज करेंगे। अच्छा जी, अब हम निकालेंगे एक्यूमुलेटेड ऑप्शन, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन निकालेंगे, आज नहीं निकालने की ज़रूरत। ठीक है, क्योंकि आज हमें चाहिए ही क्या, डेट ऑफ डिस्पोजल की
WDV चाहिए, डेट ऑफ डिस्पोजल की WDV को डेट ऑफ डिस्पोजल पर एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करके डेबिट कर देंगे डिस्पोजल के अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे जी, डिस्पोजल, और यहाँ पे एसेट। तो पहले क्या हुआ करता था, डिस्पोजल अकाउंट की अगर बात करें तो हमारा डिस्पोजल अकाउंट जब पहले आज तक बनता आया, उसमें एसेट अकाउंट से एसेट की कॉस्ट आती थी, ठीक है ना, और फिर इसकी एक्यूमुलेटेड अलग अलग दोनों आते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना रहे होंगे, ये एसेट अकाउंट एट कॉस्ट होता था, डिस्पोजल अकाउंट ऐसे बनता था। ठीक है, लेकिन अगर हम एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना रहे हैं तो फिर हमारे डिस्पोजल अकाउंट की शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी कि एसेट अकाउंट ये नहीं आया करेगा, बल्कि एसेट अकाउंट से ही क्या आया करेगा, बुक वैल्यू। तो दो की बजाय एक स्टेप। ठीक है ना, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट किया 30.6 WDV ऑफ डिस्पोजल, डेट ऑफ डिस्पोजल तक की WDV, ये जरूर याद रखना। ठीक है, 30 जून की WDV यहाँ से निकाली, डिस्पोजल अकाउंट में बैंक। ठीक है, नेक्स्ट जी। तो स्टेप 1 क्या था, कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अलग अलग दो स्टेप्स थे ना, आज क्या हुआ, मिलकर एक बन गए। तो पहले दो स्टेप्स इकट्ठे हो गए, तो हमने क्रेडिट कर दिया एसेट अकाउंट को WDV ऑफ डिस्पोजल से। ठीक है, तो स्टेप 1 और 2 गए। स्टेप 3 क्या था, वी विल रिकॉर्ड कैश। कितना कैश आया है, 20,000। ठीक है, तो कैश डेबिट डिस्पोजल और बैलेंसिंग फिगर चली जाएगी प्रॉफिट एंड कितनी, 10.6। यहाँ पे ये देखो, ये जगह सूनी सूनी खाली खाली, दोस्त नहीं है ना आज। ठीक है, वो फील हो रहा है, कमी फील हो रही है, ये इसीलिए इसको लेट रखा जाता है। मैं तो लेट पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि पक्का हो जाए एक बार ना, वो दिमाग में बैठ जाए, फिर एकदम से उसे गायब करूँ, यार क्या हुआ, अच्छा कहीं चला गया वो, फिर वो याद भी रहता है बंदे को। ठीक है ना, तो सही है, काम ये आसान था, पहले ये कर लेते, है ना, ये दिल में आ रहा है ना। चले जी, अब खत्म कहानी। ये क्लोजिंग निकाल सकते हैं आप, इसका तो निकाल सकते हैं, आज तक ऐसे ही करते थे, क्यों, हाँ, आज डेप्शन एक्सपेंस ने भी इधर ही आना है, तो आज एसेट अकाउंट भी वेट करवाएगा, हमें डेप्शन एक्सपेंस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, 10 से 2 यार। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, मेथड कौन सा है भाई डेप्रिसिएशन का, WDV। तो ओपनिंग WDV ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स इनटू रेट। आज तो भाई वेव्स ही वेव्स लगी हुई हैं, वेव्स ही वेव्स लगी हुई हैं आप लोगों की। आज तो ओपनिंग बुक वैल्यू लेजर ही बता रहा है, मौजें लग गई ना, हैं कि नहीं मौजें। पहले कॉस्ट उठाते थे, उसको वो बच्चे रोज ही पूछते थे, सर ये रेड समझा दें, ये माइनस जो हुआ पड़ा है, कॉस्ट और अक्यूमुलेशन को माइनस करते थे ना, आज वो करने की जरूरत ही नहीं है, तो वेव्स लग गई ना। ठीक है, ओपनिंग बुक वैल्यू सवाल में हमें लेजर में ही हमें नजर आ रही है, रेडीली अवेलेबल है 200 माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल 30.6। तो ये तो मत भूलो ना, एक डेप्रिसिएशन ऊपर वाली 34 एक्यूमुलेशन WDV हुआ करती थी हमारी ओपनिंग जी, इनटू 20 33 कर लो ना, 33 ना करें, 33 अच्छा जी, ये लें। उसके बाद ऑन एडिशंस, एडिशन एक ही है 90 का 20% इंटू 10/12 15 एग्जैक्ट ऑन डिस्पोजल वर्किंग 1 3.4 51 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट 51.6 से
क्लोजिंग आ गया, 7.8 याद आ गई बात। ठीक है, चले। अच्छा जी, अब ये दोनों सवालों की तस्वीर बनाएं जल्दी से, ये जो आपका होमवर्क है। ये मैं इसलिए तस्वीर खिंचवा रहा हूँ क्योंकि अब जाहिर सी बात है ये हैंडआउट रेडी नहीं था, एकदम से प्लान चेंज हो गया ना, वक्त बदल गया, मिजाज बदल गए। तो क्रिकेट नज़दीक आ रही है ना, तो क्रिकेट वाले मीम्स भी नज़दीक आ रहे हैं। कब शुरू हो रहा है T20? यार 17 तो बहुत दूर है अभी। हमारा मैच कब है? जी जरा खामोश हो। पाकिस्तान का 34 को मैच। अच्छा सुने, ये दो हो गए सवाल। तीसरा सवाल ये है, भाई बातें ना करें प्लीज प्लीज प्लीज, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग मुझे। सुने, ये दो सवाल ऊपर नजर आ रहे थे, ठीक है, और तीसरा सवाल ये। वैसे तो उम्मीद तो है 12-1 बजे तक ये हैंड आउट अवेलेबल भी हो जाएगा, लेकिन आप शायद क्लासेस पढ़ के जा चुके हो, ठीक है ना। तो इस वजह से ऑनलाइन वालों को तो मसला नहीं, उनका तो ये अभी आज रेडी हो जाएगा तो लेक्चर के साथ अपलोड हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं रखवाता नहीं हूँ। तो रीवैल्यूएशन की प्लानिंग थी, लेकिन फिर थोड़ी सी मैंने बदल दी प्लानिंग। अच्छा, एक दो अहम बातें, ये तस्वीर में आ ली सबने? अच्छा, अब ये सवालों की तरफ आए, ज़रा एक दो अहम बातें इसमें देख लें। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, एक बच्चे ने सवाल किया, बड़ा अहम सवाल किया भाई ने। उन्होंने कहा अगर मेथड स्ट्रेट लाइन होता तो यहां पर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल करते। आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो ऐसी सूरत में फिर सवाल को, ये मैंने छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों बुक वैल्यू मेथड ऑप्शन पे रखे हुए हैं, ताकि मुझे वो कॉस्ट ना देनी पड़े। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो यहां पे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनटू रेट करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलना था। फिर ऐसी सूरत में सवाल हमें ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स अलग से बताता। सवाल ये बताता, मिसाल के तौर पे 200 तो ओपनिंग बुक वैल्यू है, लेकिन इन एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट जो थी मिसाल के तौर पे वो 300 रुपये थी, ठीक है ना। तो यहां पर हम 300 लिखते, फिर सवाल ने हमें कॉस्ट दी हुई है 50, 300 में से 50 माइनस करते और 250 पे रेट लगाते, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाता। ऐसी एडिशन का भी होता, ऐसी डिस्पोजल का भी होता। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आया है, अब उसकी एंट्री जब पड़ती ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट फिर भी बुक वैल्यू पे ही है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ, ठीक है ना। इस एसेट अकाउंट का बुक वैल्यू पे बनने का ताल्लुक है एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो फिर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है। और अगर आप एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो ये अकाउंट किस पे है? बुक वैल्यू पे, ठीक है ना, समझे हो। इसीलिए तो मैंने पहले 10 मिनट लगाए थे, सवाल फिर भी बाहर लाया, समझ गए हो। तो कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड हो सकता था, लेकिन फिर सवाल को जरा डिटेल ज्यादा देनी पड़ती, ओके। अच्छा इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 2, एसेट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस शो कर रहा है 1 जनवरी 13 पे 80,000, ठीक है। एडिशन कॉस्टिंग 5,000 टुक प्लेस, ठीक है, सिंपल। होमवर्क में जो करना है सवाल, एन एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 12,000 ऑन 1 जनवरी 13 इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 13 फॉर 1,000 ओनली। ये तो मसला अकमल ब्रदर वाला आ गया। जो डिस्पोजल है उसकी बुक वैल्यू दी हुई है, हमें तो इसकी कॉस्ट चाहिए होती है, हमें तो इसकी
कॉस्ट नहीं चाहिए होगी आज, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो तो डिस्पोजल के वक्त उसकी कॉस्ट चाहिए ना। हमारा तो एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है ही नहीं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट वाली तरफ ना चल पड़ना कि हमने कॉस्ट निकालनी है। भाई क्या करना है कॉस्ट को निकाल के, हमें चाहिए ही क्या, डिस्पोजल की बुक वैल्यू, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि ये ध्यान में रखना कि 1 जनवरी 13 की ये बुक वैल्यू है, तो 1 जनवरी 13 की बुक वैल्यू का मतलब क्या है, इधर देखना जरा, इधर देखना, इस स्टेज पे खड़े हुए हैं। फिर 9 महीने मजीद डेप्रीशिएट करोगे अपनी वर्किंग में और 30/9 की बुक वैल्यू निकाल के, ये 30/9 की बुक वैल्यू डिस्पोजल के लिए जो है वो यहाँ से निकालोगे, ठीक है ना। और सही है, कॉस्ट निकालने की तरफ नहीं चल पड़ोगे ना, बोलो। अच्छा मिसाल के तौर पे कॉस्ट निकालने की तरफ चलो भी ना तो इसमें कॉस्ट निकल भी नहीं सकती, ये भी बता दो क्यों। बुक वैल्यू तो गिवन है, डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है, तो फिर बुक वैल्यू निकल ही नहीं सकती थी, ठीक है, सही है। तीसरा सवाल जो है, अगेन एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है, लेकिन एक सिंपल डिस्पोजल है और एक एक्सचेंज भी है, ठीक है। तो ये 1-2 सवाल ये हो गए, और तीसरा सवाल हो गया ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला, ठीक है। और आखिरी बात करके अब छुट्टी करते हैं। ये तो हो गई ना बातें, ये देखें मैं आज वैसे क्या सोच के आया था, रीवैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे, इसका सलूशन भी मैंने तो इसमें लिखे हुए थे। चलो बहरहाल अब क्या हो सकता है, अल्लाह की मर्जी। अब एक छोटी सी बात करके छुट्टी करते हैं। An individual started a business with ₹50। लो जी, जैसे जनाब का हुक्म, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, कोई स्टार्टेड बिजनेस विद 50 इन 2019, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2019, चलो अब 30 लिखने दो, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2020, आप 10 रुपये कर लो भाई, फरमाइश आई थी, ठीक है। तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली आ गई, चलो खैर। अच्छा जी, अब इंट्रो को याद करो याद, और कैपिटल का अकाउंट बना दो। मुझे बताओ पहले वाले 50 की क्या एंट्री होगी, कैपिटल डेबिट, कान के नीचे दूंगा तुमको जी, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट 50 से, यही करते थे। तो 50 रुपए से शुक्र है बातें याद है कुछ, ओके। कैपिटल अकाउंट कुछ याद आ रहा है। पार्टनरशिप में बनाया था ये आके, उससे पहले ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पार्टनरशिप में अलग अलग बनाए इस तरह से, तो उनको कंबाइन भी किया, ठीक है। तो थोड़ी सी ये प्रैक्टिस की थी 12 लेजर बनाने की। अच्छा, उसके बाद जो प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया 2019 में, ठीक है, ये मिसाल के तौर पे 1 जनवरी 19 को, ठीक है, जो प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया ये भी किसका है, ये भी ओनर का ही है, बिजनेस का नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते थे इंट्रो में, जो नेट प्रॉफिट निकलता था उसको, तो यार एक स्टेप और पीछे जाना ही पड़ेगा। आपको बैलेंस शीट याद हो, आप जो इंट्रो में बैलेंस शीट बनाते थे उसमें कैपिटल एंड लायबिलिटीज का पोर्शन आता था, तो पहले जो कैपिटल का पोर्शन आता था उसमें आप क्या करते थे जी, ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स इज इक्वल टू, लेट्स से ओपनिंग 0 है, ये 50, लेट्स से क्या डाटा है 30, ड्राइंग्स फिलहाल 0 है, और ये ऐसी बैलेंस शीट बनाते थे ना, इसी को लेजर की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ।
ओपनिंग तो था कुछ नहीं 1 जनवरी 19 को, ठीक है। फिर 1 जनवरी 19 को मिसाल के तौर पे, ये 1 जनवरी 19 है मैंने कह दिया तो ठीक है ना, मेरी अपनी एग्जांपल है ना। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट 50 से हुआ, ठीक है। फिर बिजनेस ने 30 रुपए कमाए, ये नेट प्रॉफिट भी किसका है? ओनर का ही है। तो ओनर का सब कुछ ये इस अकाउंट में पड़ा होता था, जिससे हम कहा करते थे पेएबल टुवर्ड्स ओनर। ये पेएबल टुवर्ड्स ओनर भी कहलाता है ना कैपिटल, ठीक है। आज बिजनेस बंद हो जाए तो ये 50 किसका है? तो फिर ये 30 जो बिजनेस ने कमाया ये भी किसका है? मेरा और आपका, ये भी ओनर का ही है, ठीक है। तो कैपिटल के ही अकाउंट के अंदर हम जो है वो आखिरी डेट डालते होते हैं वैसे तो, चलो लेकिन चलो मैं फिलहाल सिर्फ नेट प्रॉफिट लिख देता हूँ। प्रॉफिट कितना जी? 30, ठीक है। तो क्लोजिंग क्या आ गया? अब डेट्स को हटा दो, ठीक है। डेट्स हैं लेकिन अब आगे बार बार लिखनी पड़ेगी जी। क्लोजिंग 80 आ गया, ठीक है। ये 2019 का मैंने अकाउंट बनाया, सही है। 2020 का जब अकाउंट बनेगा कैपिटल का तो क्या होगा भाई? बोलो बोलो बोलो। हाँ, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बन जाएगा। ओपनिंग पहले 0 था ना, आज ओपनिंग क्या बनेगा? 80। फिर इस साल कोई कैश नहीं आया लेकिन प्रॉफिट बिजनेस ने मजीद कमाया 10, और क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया? हमारी बैलेंस शीट बना करती थी जिसके अंदर कैपिटल एंड लायबिलिटीज का पोर्शन आता था ना, बोलो एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो उसके अंदर कैपिटल का अगर अकाउंट बन गया है तो फिर डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस हम लिख सकते हैं 2000, चलो 20 और 19 लिखना तो ऐसे ही चाहिए। 2019 में कैपिटल का अकाउंट था 80 और 20 में है 90, ठीक है जी। बात यहाँ पे ख़त्म करनी पड़ेगी। वैसे सुन लो करना क्या चाह रहा था मैं, टाइम ज़रा कम रह गया था। अगली बात ये है कि ये इंडिविजुअल के केस में इस तरह से काम हम करते हैं, ठीक है। मैं इसी एग्जांपल को दोबारा मंडे को लिखूंगा इसलिए इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। हाँ, ये बात समझ लो, चलो अच्छा है थोड़ा टाइम मिल गया। लेकिन कंपनी के केस में हम क्या करेंगे? हम कैपिटल को कैपिटल नहीं कहते, आवाज़ बंद, आपस में बातें ना करें, हम उसको शेयर कैपिटल कह दिया करते हैं। और जो बिजनेस प्रॉफिट्स कमाता है उसको हम कैपिटल अकाउंट में डालने की बजाय एक अलग से अकाउंट रखते हैं जिसका नाम रिटेन्ड अर्निंग्स कुछ लोग कहते हैं, कुछ इसको क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो घर से आने वाला पैसा अलग रखा जाता है कंपनी के केस में, और बिजनेस ने जो प्रॉफिट्स कमाए ओवर द ईयर्स वो अलग रखे जाते हैं। जैसे पार्टनरशिप में करंट अकाउंट अलग किया करते थे उस तरह का काम, ठीक है। तो शेयर कैपिटल कैपिटल अकाउंट का नाम रख दिया जाता है, और प्रॉफिट जो इकट्ठे हुए पड़े होते हैं उनको रिटेन्ड अर्निंग्स या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहा जाता है। तो इसी एग्जांपल को मैं इंशाल्लाह मंडे को आगे दोबारा बनाऊंगा और दोनों बैलेंस शीट्स कंपैरिजन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। बुक वैल्यू वाले सवाल तीनों होमवर्क में करके आने हैं। अल्लाह हाफिज़।